नमस्कार विद्यार्थियों, सुप्रभात विद्यार्थियों, सभी को गुड मॉर्निंग। लेसन नंबर 28 पार्ट नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में अपन ने क्या जाना था, एक तो संपूर्ण जानकारी दी थी कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जो आपका नया पाठ्यक्रम है उसको देखते हुए पढ़ना है, उसको देखते हुए चलना है, पाठ्यक्रम के अनुरूप ही आपको अपना अध्ययन जारी रखना है। तो अपन ने एक पाठ्यक्रम के अनुसार ही नया लेसन प्रारंभ किया था, लेसन नंबर 28 मानव का जनन तंत्र। और जनन तंत्र के अंतर्गत मैंने आपको खाली एक रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन दिखाई थी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन किसे कहते हैं, जनन का क्या मतलब होता है। तो उसमें बताया था मैंने कि जनन को एक वर्ड रिप्रोडक्शन से जाना जाता है, रिप्रोडक्शन के नाम से जनन को पहचाना जाता है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब मैंने बताया था, री का मतलब होता है पुनः और प्रोडक्शन का मतलब होता है निर्माण। तो पुनः निर्माण करने की प्रक्रिया को अपन जनन कह सकते हैं ना। तो लेकिन विधिवत एक परिभाषा लिखनी है। विधिवत परिभाषा क्या होगी कि मानव की बात कर रहे हैं तो पहले हो गया इसकी परिभाषा, ठीक है ना। एक एक चीज़ों को अपन पढ़ेंगे तो परिभाषा आपको लिखनी, क्या लिखेंगे, जीवों में संतान को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। पहली तो होगी परिभाषा, है ना, क्योंकि किसी भी चीज़ को अपन पढ़ेंगे तो उसका पारिभाषिक शब्द हमें मालूम है, उसकी परिभाषा हम जानते हैं कि कोई चीज़ जो शब्द लिखा जा रहा है, जो लेसन दिया जा रहा है, उस लेसन का कोई ना कोई शाब्दिक अर्थ जरूर होता है। उस शाब्दिक अर्थ को अपन अगर समझ लें तो लेसन हमारे लिए काफ़ी हद तक सरल बन जाता है ना। तो मानव का जन्म पढ़ रहे हैं तो जनन की पहले परिभाषा लिख दी, जीवों में संतान को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को अपन जनन कहते हैं, यानी रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब वो मैंने ये बताया था प्रीवियस क्लास में कि जिस जीव की संतान जो जन्म ले रही है वो संतान उसी जीव के समान होगी, लेकिन दिखने में उसके जैसी हो जरूरी नहीं है। लेकिन हम जंतुओं को देखते हैं, देखो कई बार ऐसा हमें धोखा हो जाता है, कई बार हम जंतुओं को देखते हैं तो सारे बंदर एक जैसे दिखते हैं, हमें सारे कुत्ते एक जैसे दिखते हैं, दिखते हैं ना। तो हम बंदरों को लाइन से बैठे हुए देखें, सबके काले मुंह, वैसा ही बंदर सब एक जैसा नजर आता है, अपन पहचान नहीं पाता यही बंदर पहले आके गया बाद में आया कि कौन सा वाला है ना, तो पहचाने। लेकिन बंदरों की आपस की प्रजाति उन बंदरों में से उनको पहचान लेती है कि ये बंदर हमारा आपस के एरिया का नहीं है, ये बच्चा हमारा नहीं है, क्योंकि संतान के रूप में माँ अपने बच्चे को पहचान ही लेती है। तो अपनी बिरादरी का है नहीं, वो अपने आप ही पहचान लेते हैं ना। तो हम मनुष्य जो हैं, हम मनुष्य भी आकार प्रकार में सारे एक जैसी है, 2 कान, 1 नाक, 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर, है ना। वैसा ही शरीर, कद काठी, काया सबको एक जैसी दे रखी है ना। सिर्फ कलर के रूप में गोरे, काले, सांवलों के रूप में बांटा गया। लेकिन जो मनुष्य प्रजाति है, उन मनुष्य प्रजाति के अंदर भी कहते हैं कि एक जैसे जीव 7 जीव होते हैं अलग अलग जगह, लेकिन जुड़वा जो होते हैं वो समान आकार के दिखाई देते हैं, समान तरह के दिखाई देते हैं, उनका फेस कट वगैरह सब वैसा ही होता है, क्योंकि एक ही प्रक्रिया में बने हुए युग्मक से तैयार किए जाते हैं। क्योंकि एक ही बार जब जनन की प्रक्रिया होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, उस एक बार की निषेचन की प्रक्रिया में जब ये अंदर का बना हुआ अंडाणु शुक्राणु के मिलने से जो युग्मक बना है, गैमेट बना है, उससे ही अगर वो 2 टुकड़ों में बट जाता है तो एक जुड़वा बच्चों का जन्म हो जाता है। तो वो जुड़वा बच्चे इसीलिए समान दिखाई देते हैं, किसी वो एक ही तरह के शुक्राणु और एक ही तरह के अंडाणु से मिलके बने हुए होते हैं, वो एक ही युग्मक से 2 टुकड़े होते हैं, उससे वो तैयार होते हैं, इसलिए वो एक समान दिखाई देते हैं। लेकिन जो जुड़वा नहीं होता, तुड़वा होते हैं ना, जुड़वा के अलावा तुड़वा होते हैं, अलग अलग समय में जन्म लेने वाले। तो जो अलग अलग समय में जन्म लेते हैं उनकी शक्लें एक जैसी समान क्यों नहीं दिखाई देती, कि उनका शुक्राणु जो होता है, अंडाणु जो होता है, उनका मिलान जो होता है, उनका जो युग्मक बनता है, गैमेटोफाइटिस जो होता है, गैमेटोजेनेसिस जो होता है, जो गैमेट बनता है, वो अलग समय में तैयार हुआ दिखाई देता है, अलग समय में तैयार होता है। तो वो अलग तरह का जन्म शक्ल लेके पैदा होता है ना। ये सब चीज़ें आप जानते हो, भली भांति परिचित हो। तो जीव, जिस जीव से निर्माण हो रहा है, जो जीव जिससे जन्म ले रहा है,
ये बात भली बात ही अपन जान ले, वो जीव उसी की तरह दिखाई देगा, उसी के समान रंग रूप वाला होगा, लेकिन शक्ल में वैसा हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जनन की परिभाषा को अपन समझ चुके हैं, जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। और इस मानव में पाए जाने वाले जनन को क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन, जो मनुष्य में पाया जाता है। अभी मनुष्य के अलावा सभी जीवों में पाया जाता है, लगभग जो हमारे आसपास के जीव हैं सब में लैंगिक जनन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन की परिभाषा क्या होती है? जनन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, 3 तरह के अपन पढ़ चुके हैं और 3 तरह के अपन पढ़ेंगे। लैंगिक जनन किसे कहते हैं और जनन किस किस प्रकार के होते हैं? तो 3 तरह के अपन जनन को देखते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये चीज़ें अपन पढ़ते हैं। प्लांट में असेक्सुअल भी पाया जाता है, वेजिटेटिव भी पाया जाता है। कुछ वेजिटेटिव मतलब कायिक जनन बोलते हैं। कायिक जनन की परिभाषा क्या होती है कि अपने प्लांट के किसी भी टुकड़े से, एक तने से लेकर जिस पेड़ को उगाया जाता है वो कायिक जनन के अंदर किया जाता है। लेकिन अपन विशेष तरह मानव जनन को पढ़ रहे हैं। मानव जनन के अंदर पाया जाने वाला जनन कौन सा है? लैंगिक जनन। इस लैंगिक जनन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया? अपने आप में सेक्स भी एक वर्ड है ना। लैंगिक से क्या आया? लिंग आया। लैंगिक से क्या आया? एक लिंग वर्ड आया। लिंग वर्ड किसका मतलब है? सेक्स का मतलब है। अब इस सेक्स मतलब क्या हो गया? सेक्स या लिंग का मतलब होता है नर और मादा। ठीक है, लिंग का मतलब क्या हो गया? सेक्स मतलब एक प्रजाति हो गई, या सेक्स मतलब एक जाति हो गई। ठीक है, इस जाति में 2 तरह की जातियां हैं, एक नर की जाति है और एक मादा की जाति है ना। तो जिनमें नर और मादा अलग अलग रूप से पाए जाते हैं, क्या कह रहा हूं मैं? जिनमें नर और मादा अलग अलग रूप से पाए जाते हैं, उन सभी जीवों में लैंगिक प्रकार का जनन पाया जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपने आप में सेक्स वर्ड है, और सेक्स का वर्ड मतलब ही होता है 2 तरह की जातियां जिनके आपस में को रिलेशन से, है ना, निषेचन की प्रक्रिया से एक नए जीव का निर्माण होता है। उस प्रक्रिया को अपन जनन कहते हैं। तो 2 जीवों का होना इसमें बहुत जरूरी है, इसीलिए क्या कहलाएगा? ये लैंगिक जनन कहलाएगा, है ना। 2 जीव होंगे तभी ये क्या है? लैंगिक जनन है, क्योंकि लैंगिक से ही बना लिंग, और जिनमें 2 अलग अलग लिंग प्रकार के होते हैं वही लैंगिक जनन को अपनाते हैं, वही इस लैंगिक जनन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, वही इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि नर और मादा प्रजाति किस किस में पाई जाती है। तो हमारे आसपास में जितने भी जंतु पाए जाते हैं उन जंतुओं में अपन नर और मादा प्रजाति को अलग अलग देखते हैं ना। और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जिनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है ना। उनमें भी नर और मादा अलग अलग प्रजाति के रूप में पाई जाती है, जैसे पुंकेसर, स्त्री केसर, है ना, जायांग, पुतंतु, पुमणु, है ना। ऐसे अलग अलग फ्लावरिंग प्लांट्स में अपन देखेंगे जब प्रैक्टिकल आएगा, तो उसके अंदर भी पुंकेसर, स्त्री केसर, ये सब वर्ड अलग अलग आ जाते हैं ना। तो उनमें भी नर और मादा अलग अलग बटे हुए पाए जाते हैं। लेकिन अब अभी जीवों की बातों के अंदर उन जीवों को, पशुओं को देखेंगे, है ना। और पशुओं में हम भी एक पशु, ये मानव, तो हम सिर्फ मानव के बारे में यह डिस्कशन करेंगे, है ना। तो मानव में पाया जाने वाला जनन कौन सा है? लैंगिक प्रकार का जनन मानव में पाया जाता है, अर्थात लैंगिक जनन उसमें जिसमें 2 द्विरूपता दिखाई देती है, नर और मादा के रूप में 2 अलग अलग जातियां बटी रहती है, उसी है हम लैंगिक जनन कहते हैं ना। अब नर और मादा के रूप में जो अलग अलग जातियां बटी रहती हैं उनके अंदर क्या है? इस नर के अंदर भी क्या है? नर जननांग है। क्या है? नर जननांग। और मादा के अंदर क्या है? मादा जननांग, है ना। मादा जननांग की बात करेंगे तब क्या करेंगे अपन? वृष 2, उसके अंदर क्या? अंडाशय है ना, फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, गर्भाशय है, फिर उनका एक मार्ग है जिसके द्वारा योनि मार्ग में खुलता है। फिर नर के अंदर बात करेंगे तो नर में क्या है? शीश्न है, वृषण है, वृषण कोश है, वास्ट डिफरेंस है ना। तो अलग अलग तरह के जो ऑर्गन है, अंग है, उनकी बात करेंगे, है ना। क्योंकि नर की जब बात करेंगे, नर के अंदर क्या है?
शिश्न एक ऐसा भूमिका निभाएगा जिसके अंदर मूत्र मार्ग और जहाँ से शुक्राणु स्खलित होने का मार्ग है, वो मार्ग दोनों एक ही प्रकार के हैं। लेकिन मादा की जब बात करेंगे तो मादा में दोनों मार्ग अलग अलग है, उनका मूत्र मार्ग अलग है और जहाँ से शुक्राणु प्रवेश करेंगे, जहाँ से निषेचन की प्रक्रिया होगी, वो मार्ग भी उनका अलग से पाया जाता है, जिसको भग्म कहते हैं, भग्मा मार्ग कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो अपन पढ़ेंगे उसके अंदर भी वो सारी चीज़ें आपको जानकारी के रूप में दी जाएगी। तो मादा जननांग और नर जननांग ये मुख्यतः पढ़ने वाले टॉपिक इस लेसन में हमारे यही आएंगे, क्योंकि नर जननांग और मादा जननांग को अपन समझ लेंगे तो अपना लेसन फिनिश हो जाएगा, अपना लेसन कंप्लीट हो जाएगा। हमें इन्हीं चीज़ों के बारे में इस लेसन में अध्ययन करना है। तो आप इतनी चीज़ को समझ गए होंगे अभी तक की कि परिभाषा कौन सी होगी, हमारे अंदर पाया जाने वाला जनन का प्रकार कौन सा हो गया, और उस जनन के प्रकार के अंदर 2 प्रकार की जातियाँ कौन सी होगी, और उन 2 प्रकार की जातियों के अंदर जननांग किस तरह के हो गए। तो ये जो जातियाँ बनी नर और मादा, इन नर और मादा जातियों के अंदर जो जननांग है, उन जननांग के बारे में अपन विस्तृत रूप से देखेंगे, पढ़ेंगे। तो एक एक रूप से अपन विस्तृत देखेंगे कि नर जननांग में क्या क्या आता है, मादा जननांग में क्या क्या आता है, ठीक है ना। फिर कैसे कैरेक्टर्स बनते हैं, कैसे लक्षण आते हैं, इन चीज़ों को अपन देखेंगे। तो समझते हैं आगे क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है। अब अपन जब देखते हैं नर जननांग और मादा जननांग की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक और देखना है कि जब इन अंगों में उत्तेजना, जब इन अंगों में परिवर्तन आता है, हार्मोनल अफेक्शन जब होता है, हार्मोनल परिवर्तन जब आता है, चेंजेस जब आते हैं हार्मोनल या बॉडी के अंदर, जब परिवर्तन दिखते हैं यकायक अचानक से, जब हम एक उम्र के पड़ाव को पार करते हैं, है ना, कहते हैं ना अलग अलग उम्र के पड़ाव होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है शैशवावस्था में कहा जाता है ना, फिर बाल्य अवस्था में आता है, फिर पूर्वा किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, युवावस्था, है ना, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो अलग अलग तरह की अवस्थाएं जब आती हैं तो उनमें से सबसे महत्वपूर्ण स्टेज आती है अपनी एक किशोरावस्था। कौन सी आती है? किशोरावस्था, जो आपके कब आती है? उत्तर बाल्यावस्था के बाद में, है ना। बाल्यावस्था खत्म हो गई तो किशोरावस्था आती है, लगभग 11-12 साल की उम्र, 11 या 12 से स्टार्ट होके, है ना, किशोरावस्था, प्यूबर्टी बोलते हैं इसको, प्यूबर्टी एज, ठीक है। और एक और वर्ड कहते हैं इनको टीनेजर, क्या बोलते हैं? टीनेजर्स। अब टीनेजर्स कहाँ से आया है? 13 से 19, इसीलिए टीन आया। क्या है ये टीन वर्ड? कहाँ से आया? 13 से लेकर 19 की अवस्था को किशोरावस्था माना गया, लेकिन आजकल जो माना गया वो 11-12 से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लड़कियों के अंदर यौवनावस्था पहले आ जाती है, उनकी बाल्यावस्था या किशोरावस्था में पहले ही परिवर्तित हो जाती है। तो इन परिवर्तनों के आधार पर, इनकी उम्र के आधार पर इनमें परिवर्तन यकायक आते हैं, अचानक आते हैं, और सडनली बालक समझ नहीं पाता कि हमारे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं। तो उम्र के पड़ाव के अनुसार हमें परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। तो वो जब इस एज में अपन प्रवेश करते हैं, मान लो 11-12 नहीं हुआ, 13 हुआ, मान लो किसी किसी के परिवर्तन लेट आते हैं, किसी के जल्दी आ जाते हैं, तो वो 1-2 साल का डिफरेंस होता रहता है। 12 नहीं होकर 13 आ गया, लेकिन 19-20 तक की वो अवस्था बनी रहती है किशोरावस्था के अंदर। तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन नज़र आते हैं, वो चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे व्यवहारिक हो। तो वो बहुत सारे परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं, और वो परिवर्तन इन जननांगों के द्वारा ही जुड़े हुए हैं, जनन के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं। कैसे, ये हम पढ़ेंगे। तो जब इनमें परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन कौन सा होता है? हार्मोनल, हार्मोनल चेंजेस होता है, हार्मोनल परिवर्तन होता है ना। तो वो हार्मोनल जो चेंज आते हैं, वो हार्मोनल चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है? 2 जातियों पे, एक नर पे और एक मादा पे। मादा में जो होगी वो कौन होगी? एक लड़की, और नर में जो होगा वो कौन होगा? एक लड़का, ठीक है ना, बॉय, गर्ल, ठीक है। इनमें क्या चेंज आता है? क्योंकि चेंजेस दोनों के अंदर होगी, वैरायटी दोनों के अंदर आएगी, परिवर्तन दोनों के अंदर दिखाई देगा। तो इनमें क्या परिवर्तन आता है, क्या चेंजेस आता है, वो अपन देखते हैं। तो बॉय के अंदर क्या चेंज हुआ और गर्ल के अंदर
क्या चेंज हुआ है ना, लड़की में कि लड़के में क्या चेंज होता है। जब एक लड़का अपनी प्यूबरिटी एज किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो आप देखते हो उसकी आवाज़ भारी हो जाती है, शरीर पर अधिक बाल आ जाते हैं, हार्मोनल सिक्रेशन होने लगता है, शुक्राणु सिक्रेशन होने लग जाता है ना। तो वो उस अवस्था तक पहुंच जाता है, कंठ जो है वो थोड़ा बाहर निकल आता है ना। ये चीज़ें परिवर्तित हमारे अंदर होने लग जाती है, दाढ़ी मूंछ का आना। तो फिर गर्ल के अंदर क्या होता है, उनकी जो एक स्टेज आती है तो मासिक धर्म जिसे कहा जाता है वो प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। उसी के माध्यम से एक लड़की माँ बन पाती है। वो जो प्रारंभिक मासिक धर्म वाली प्रक्रिया होती है वो आपके इस टीनेजर्स के अंदर ही प्रारंभ हो जाती है। उनके भी शरीर पर अधिक रोमों का आना है ना। तो और ब्रेस्ट कैविटी का बढ़ जाना है ना, तो स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाना, ये सारी चीज़ें उनमें दिखाई देती हैं। आवाज़ का पतली हो जाना, तो ये सारी चीज़ें उनमें यकाएक दिखाई देती हैं। तो शारीरिक रूप से भी इन जनन अंगों के माध्यम से परिवर्तन दिखाई देते हैं। और इसी एज में, इसी को बोलते हैं बिगड़ने की प्रावस्था है ना। विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण की जो प्रक्रिया होती है वो इसी अवस्था में जाके हमें स्पष्ट दिखाई देती है। या तो इसमें बच्चे सुधर जाते हैं या बच्चे इसमें बहुत सारे बिगड़ जाते हैं। तो ये अवस्था जो है किशोरावस्था या प्यूबरिटी एज, जो इन अंगों के माध्यम से साफ नज़र आती है, वो हार्मोनल जो एक्टिविटी आती है वो आपके इसी अवस्था में आती है। और इसी अवस्था में ये जनन के जो मार्ग हैं वो ओपन होते हैं। जनन की जो एक्टिविटी होती है, जननांग की जो प्रक्रियाएं होती है वो इसी एज में आपके शारीरिक रूप से सक्षम दिखाई देती है, वो क्षमता के साथ विकसित हो जाती है। इसीलिए इसी एज में देखना, पुरानी जब रीति रिवाज थे तो इसी एज में बच्चों को विवाह संबंध में बांध दिया जाता है, वैवाहिक संबंध उनके कर लिए जाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस उम्र के अंदर ही बच्चों का बिगड़ना प्रारंभ होता है। तो वो इसी एज में बच्चों को अपने वैवाहिक संबंध में जोड़ देते हैं, क्योंकि वो उस उम्र के पड़ाव को पार कर चुके हैं जहाँ वो एक अपने द्वारा एक नई संतान को जन्म दे सकते हैं। वो उस पड़ाव में अभी आ चुके हैं। लेकिन आज के रूप में व्यवहारिक ज्ञान मिलने के बाद क्या हो गया कि बच्चों को एक उस स्टेज तक संभाला जाता है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, फिर अपने परिवार को संभालिए, तो उस स्टेज तक जाया जाता है। लेकिन पहले ऐसा सिस्टम नहीं होता था, इसलिए उस उम्र के अंदर ही बच्चों को इस संबंध में जोड़ दिया जाता था। तो नर जनन की जब बात करेंगे अपन, तो इस किशोरावस्था में आने के बाद ही नर जनन रूप सक्रिय होते हैं। तो नर जनन की जब बात करेंगे तो वृषण की बात करेंगे, वृषण कोष की बात करेंगे, ठीक है। तो वृषण कोष, ठीक है, अलग अलग रूप से जो जो चीज़ें आएगी वो उसको बात करेंगे अपन। शुक्र जननलिकाएं, अधिवरण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, अधिवृषण, इन सब टॉपिक्स की बात करेंगे अपन। तो ये सब क्या है, शिश्न, ठीक है, ये सब क्या है, नर जनन अंग के भाग है। उसी तरह मादा जनन अंग के भी भाग होंगे, है ना। तो मादा जनन अंगों को भी देखेंगे अपन। मादा जनन अंगों में भी क्या आएगा, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, ठीक है। तो मादा की बात करेंगे तब क्या आएगा, अंडाशय, ठीक है, 2 अंडाशय होते, 2 ओवरी होती है। अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब जिसे कहते हैं, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, भग, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो मादा जनन तंत्र में पाई जाती है। तो ये पूरा मादा जनन तंत्र को कंप्लीट करेगा, ये भाग पूरे क्या करेंगे, नर जनन तंत्र को कंप्लीट करेंगे। तो जब भी अपनी अगली क्लास होगी, अब अपनी अगली क्लास में अपन सीधे कहाँ से आएंगे, नर जनन तंत्र का, यानी वृषण से प्रारंभ करके अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।